स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे और आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों जैसे ही आप पूरा सवाल यहाँ पे सुन लेंगे तो उसके बाद इमीडिएटली वीडियो को पॉज करिएगा और खुद से आंसर मार्क करिएगा। तो जैसे हम यहाँ पे सही आंसर डिस्कस कर लेंगे तो उससे आपको पता चलेगा कि परीक्षा की आपकी तैयारी सही दिशा में चल रही है या नहीं। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। सो द फर्स्ट स्टेटमेंट सेज द 10th schedule is added to the constitution by the 91st constitutional amendment act। मतलब 10वीं सूची अनुसूची जो है अपने संविधान की उसको 91 91st संवैधानिक संशोधन के अधिनियम द्वारा संविधान में जोड़ा गया। सेकेंड स्टेटमेंट सेज द क्वेश्चन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन अंडर द 10th schedule इज डिसाइडेड बाय गवर्नर एंड द डिसीजन इज सब्जेक्टेड टू जुडिशियल रिव्यू। मतलब 10वीं अनुसूची के तहत अयोग्यता का जो प्रश्न है वो राज्यपाल द्वारा तय किया जाता है और उनका जो निर्णय है वो न्यायिक समीक्षा के अधीन होता है। तो हमें बताना है इन दोनों में से कौन से स्टेटमेंट सही है। यहाँ पे दोस्तों सही आंसर हो जाएगा डी, पहला भी नहीं और दूसरा भी नहीं। ऐसा क्यों, चलिए देखते हैं इसको थोड़ा डिटेल में। तो दोस्तों हमें पता है कि 1985 में ये 10th शेड्यूल एडेड कर दिया गया था अपने कॉन्स्टिट्यूशन में और इसी का नाम है एंटी डिफेक्शन लॉ। एंटी डिफेक्शन लॉ जो दल बदल कायदा हम बोलते हैं, यही है 10th शेड्यूल। और इसको ऐड किया था 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ना कि 91st। तो फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग। एंड द क्वेश्चन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन अंडर द 10th शेड्यूल, मतलब अभी 10वीं अनुसूची के तहत जो अयोग्यता का जो प्रश्न है उसमें दो केसेस है। मतलब कि पहला केस अपना विधान परिषद का और दूसरा विधान सभा का। तो विधान परिषद के केस में कौन होगा, जो उनके अध्यक्ष है चेयरमैन उनके द्वारा, और विधानसभा के केस में उनके जो वक्ता है उनके द्वारा ये डिसाइड होगा। हमें पता ही है कि 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने रूल लाया था कि चेयरमैन और स्पीकर जो इस रिगार्ड में जो अपना निर्णय देंगे तो वो न्यायिक समीक्षा के अधीन होगा। चलिए देखते हैं अगला सवाल। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग एन ऑर्डिनरी बिल इन द स्टेट लेजिस्लेचर। मतलब अभी जो अपना सामान्य बिल है उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट सेज एट द मोस्ट द काउंसिल कैन डिटेन और डिले द बिल फॉर अ पीरियड ऑफ 4 months। मतलब यहाँ पे बोल रहे हैं कि ये जो अपना विधान परिषद है ये सबसे अधिक 4 महीने के लिए 4 महीने की अवधि के लिए बिल को रोक सकता है, सामान्य बिल को, या फिर उसको देरी करवा सकता है। और सेकेंड, द बिल which has originated in the council and was sent to the assembly, now if the bill is rejected by assembly the bill ends and becomes dead। तो यहाँ पे बोल रहे कि अगर कोई विधेयक है जो अभी विधान परिषद में भेजा गया था और विधान परिषद से उत्पन्न हुआ और विधानसभा में उसको पास करने के लिए भेजा गया, लेकिन अगर विधानसभा ने उसको रिजेक्ट कर दिया, अस्वीकार कर दिया, तो क्या वो समाप्त होकर मृत हो जाएगा। तो हमें बताना है कि कौन से स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, बोथ 1 and 2, बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड, मतलब दोनों ही यहाँ पे सही है। चलिए देखते हैं इसको थोड़ा और डिटेल में। तो दोस्तों हमें पता है कि अपना संविधान के आर्टिकल 107 एंड 108, मतलब कलम 107 और 108, ये ऑर्डिनरी बिल कोई भी मैटर हो, कोई भी कंसर्न हो तो उससे रिलेटेड एक्सेप्ट कौन सा, तो जो फाइनेंशियल है, फाइनेंशियल मैटर, ओके, ये ऑर्डिनरी बिल में यहाँ पे डिस्कस नहीं किया जाएगा। और उसी के साथ साथ इट कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन आइदर हाउस, मतलब आप राज्यसभा या लोकसभा कौन से भी हाउस में इसको इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं, और उसके साथ कोई भी मिनिस्टर या फिर प्राइवेट मेंबर इसको इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। सो यहाँ पे देखिए, एट द मोस्ट द काउंसिल कैन डिटेन और डिले दिस ऑर्डिनरी बिल फॉर पीरियड ऑफ 4 months। मतलब यहाँ पे देखिए ये 2 बार में किया जाता है, पहली बार में 3 महीने और सेकेंड टाइम में सिर्फ 1 महीना। तो टोटल हम मैक्सिमम 4 महीने तक ही ये विधान परिषद इसको देरी करवा सकता है। और आगे देखिए, द बिल विच हैज़ ओरिजिनेटेड इन द काउंसिल, ठीक है, विधान परिषद में कोई बिल था वो ओरिजिनेट हुआ, उसके बाद विधानसभा में भेजा गया, लेकिन उसको अगर अस्वीकार कर दिया गया तो फिर क्या होगा, वो समाप्त होकर फिर मृत हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर सी सही था। चलिए देखते हैं अगला सवाल। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट अबाउट प्राइवेट बिल। मतलब अभी निजी बिल से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट से इट इज़ इंट्रोड्यूस्ड बाय एनी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अदर दैन अ मिनिस्टर। मतलब संसद के किसी भी मंत्री के अलावा कोई भी
सदस्य है संसद का उसके द्वारा ये पेश किया जा सकता है। एंड द सेकंड स्टेटमेंट सेज इट्स रिजेक्शन बाय द हाउस हैज़ नो इम्प्लीकेशन ऑन द पार्लियामेंटरी कॉन्फिडेंस इन द गवर्नमेंट ऑन और इट्स रिजिग्नेशन। मतलब अगर सदन द्वारा इसकी अगर अस्वीकृति हो गई तो सरकार में संसदीय विश्वास या इसके इस्तीफे पर कोई प्रभाव नहीं होता है। तो हमें बताना है कि कौन से स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, बोथ 1 एंड 2, मतलब दोनों ही यहाँ पे सही है, फर्स्ट एंड सेकंड। चलिए देखते हैं इसको और थोड़ा डिटेल में। तो ये जो निजी बिल है हम मतलब ये किसको अप्लाई होता है, तो किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल या फिर इनका ग्रुप हो, इंडिविजुअल्स का ग्रुप हो, या फिर कोई कॉरपोरेट एंटिटी हो, ठीक है, कॉरपोरेट एंटिटी उनको अप्लाई होता है। और दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो ये प्राइवेट बिल है, प्राइवेट बिल इज़ नॉट इक्वल टू प्राइवेट मेंबर बिल, ये दोनों अलग चीज़ें हैं, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे देखिए प्राइवेट बिल इज़ इंट्रोड्यूस्ड बाय एनी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अदर दैन अ मिनिस्टर। तो यही अपना पहला स्टेटमेंट था जो सही हो गया कि निजी विधेयक जो है मंत्री के अलावा संसद में किसी भी सदस्य द्वारा पेश किया जा सकता है। एंड इट्स रिजेक्शन बाय द हाउस हैज़ नो इम्प्लीकेशन, मतलब सदन द्वारा अगर इसकी अस्वीकृति भी हो गई तो फिर सरकार में संसदीय विश्वास या इसके इस्तीफे पर कोई प्रभाव नहीं होता, मतलब अपना मंत्रिपरिषद को रिजिग्नेशन की इस्तीफा कर देने की कोई आवश्यकता नहीं होती। चलिए देखते हैं अगला सवाल। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, और आपको लग रहा है कि वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है और आपको और ऐसे वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज़ करेक्ट अबाउट सेंश्योर मोशन, मतलब ये सवाल है निंदा प्रस्ताव से संबंधित, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहे फर्स्ट स्टेटमेंट सेज इट कैन बी मूव्ड अगेंस्ट एनी इंडिविजुअल मिनिस्टर, मतलब इसे किसी भी व्यक्तिगत मंत्री के खिलाफ लगाया जा सकता है, लागू किया जा सकता है। सेकेंड स्टेटमेंट सेज इट शुड स्टेट द रीजंस फॉर इट्स अडॉप्शन इन द लोकसभा, मतलब इसे लोकसभा में किस लिए अप्लाई कर दिया गया, इसको कारणों को बताना चाहिए। और थर्ड, इफ इट इज़ पास्ड इन द लोकसभा द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स शुड रिजाइन फ्रॉम द ऑफिस, मतलब यदि अगर ये लोकसभा में पारित हो गया तो फिर मंत्रिपरिषद ने अपने कार्यालय से इस्तीफा दे देना चाहिए। तो हमें यहाँ पे कौन सा करेक्ट है, कौन से सही है बताना है। तो यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकंड ये ही सही है, थर्ड गलत है, ऐसा क्यों, चलिए देखते हैं इसको डिटेल में। सो हमें पता है दोस्तों कि निंदा प्रस्ताव हम पार्लियामेंट में मतलब संसद में या फिर स्टेट असेंबली मतलब राज्य विधानसभा में भी हम इसको लागू करवा सकते हैं। तो क्यों और किस लिए, मतलब अगर कोई देखिए ये विरोधी पक्ष ही जो है मतलब अपना पार्टी ऑफ अपोजिशन ये चलाते हैं निंदा प्रस्ताव को, तो किसके खिलाफ ये चलाते हैं, तो अगर अपना जो सत्ताधारी पक्ष है उनकी कोई स्पेसिफिक पॉलिसी है, मतलब कोई पर्टिकुलर योजना है उनकी, तो उसके खिलाफ, या फिर कोई मिनिस्टर है इंडिविजुअल मिनिस्टर उनके खिलाफ, या फिर पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मतलब मंत्री परिषद के खिलाफ इसको चला सकते हैं। तो यहाँ पे वही बोला है कि सेंश्योर मोशन कैन बी मूव्ड अगेंस्ट एनी इंडिविजुअल मिनिस्टर, जो बिल्कुल सही है कि निंदा प्रस्ताव को किसी भी व्यक्तिगत मंत्री के खिलाफ लागू किया जा सकता है, बिल्कुल सही। इट शुड स्टेट द रीज़न फॉर इट्स अडॉप्शन, मतलब इसे क्यों लागू किया उसको कारणों को बताना चाहिए, यह भी सही है। और यहाँ पे देखिए इफ इट इज़ पास्ड इन द लोकसभा द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स नीड नॉट रिजाइन, मतलब अगर ये पास भी हो गया लोकसभा में, पारित हो गया, तो जो मंत्रिपरिषद है उसको इस्तीफा देने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पे अपना जो आंसर था मतलब थर्ड स्टेटमेंट गलत था, फर्स्ट और सेकंड सही है, सो आंसर वाज सी, ओके। चलिए देखते हैं अगला सवाल। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। सो हियर द फर्स्ट स्टेटमेंट, यहाँ पे देखिए पार्डनिंग पावर मतलब राष्ट्रपति और गवर्नर राज्यपाल की क्षमा शक्ति से रिलेटेड है। सो द फर्स्ट स्टेटमेंट सेज द पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द जुडिशरी एंड इज एन एग्जीक्यूटिव पावर, मतलब राष्ट्रपति की जो क्षमा शक्ति है वो न्यायपालिका से स्वतंत्र है और एक कार्यकारी शक्ति है। सेकंड स्टेटमेंट सेज बोथ द गवर्नर एंड द प्रेसिडेंट हैव कॉन्करेंट पावर इन रिस्पेक्ट ऑफ सस्पेंशन, रेमिशन एंड कॉम्यूटेशन ऑफ डेथ सेंटेंस, मतलब राज्यपाल और राष्ट्रपति इन दोनों के जो अभी मौत की सज़ा के संबंध में जो उनकी पावर है, उनकी शक्ति है निलंबन, छूट और कम्यूटेशन करने में, वो समवर्ती शक्ति है। तो हमें बताना होगा कि ये दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा सही है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड, मतलब दोनों यहाँ पे सही है।
ऐसा क्यों? चलिए देखते हैं इसको और थोड़ा डिटेल में। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए कि प्रेसिडेंट का जो क्षमा शक्ति है, राष्ट्रपति का जो क्षमा शक्ति है उनका, वो डिस्कस किया है आर्टिकल 72 में। और गवर्नर मतलब राज्यपाल, उनकी क्षमा शक्ति को डिस्कस किया है आर्टिकल 161 में। तो यहाँ पे देखिए, पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी एंड इज एन एग्जीक्यूटिव पावर। मतलब राष्ट्रपति की क्षमा शक्ति न्यायपालिका से स्वतंत्र है और यह एक कार्यकारी शक्ति है। तो यही पहला स्टेटमेंट था जो बिल्कुल सही है। और दूसरा स्टेटमेंट था कि राज्यपाल और राष्ट्रपति दोनों की जो मृत्युदंड से संबंधित जो छूट है, उसकी उनकी जो शक्ति है निलंबन, छूट और कम्यूटेशन के संबंध में, वो एक समवर्ती शक्ति है। तो ये था अपना दूसरा स्टेटमेंट जो बिल्कुल सही था। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आपको ऐसे ही वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों, हम जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपने जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमारे चैनल के लिए बना के रखा है और बहुत सारे दोस्तों के साथ आप शेयर कर रहे हैं, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।